गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बेटे हमारा एक ये टॉपिक रह गया था डी बाय अप्रोक्सीमेशन, उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखो डी बाय अप्रोक्सीमेशन के बारे में पढ़ने से पहले ये जो स्पेसिफिक हीट वाला अपना चैप्टर था इसमें हमने 3 लॉज को पढ़ना था। फर्स्ट अपना डुलेंग्स एंड पेटिट्स लॉ, सेकंड अपना है आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट और थर्ड है अपना डी बाय मॉडल। ठीक है, डी बाय मॉडल हम कर रहे थे। अभी मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ जो हमने पहले पढ़ा था। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था डी बाय एंड पेटिट्स लॉ। उसमें हमने क्या, डुलंग्स एंड पेटिट्स लॉ, सॉरी, डुलंग्स एंड पेटिट्स लॉ। डुलंग्स एंड पेटिट्स लॉ ने क्या कहा था कि जो हमारी स्पेसिफिक हीट है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है। हमने एक्स वाई एक्सिस पे स्पेसिफिक हीट को लिया है, हम यहाँ पर एक्स एक्सिस पर लेंगे टेम्परेचर को जो कि हमारा होगा केल्विन में। ठीक है, तो उसने अपने पास कहा था कि ये जो अपने एटम्स हैं, किसी भी अपने क्रिस्टल के जो एटम्स होंगे वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते। इन्होंने बोला था डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। बेटा मैं अभी इसको यहाँ पूरा नहीं बताऊंगी, बस मैं थोड़ा रिकॉल कराने के लिए, ताकि हमारा इस टॉपिक से कनेक्शन बन जाए। तो मैं थोड़ी सी चीजों को रिकॉल करा रही हूँ बस। ठीक है, तो हमारी ये यहाँ पर स्टेबल एक लाइन आ रही थी 3R। उसने कहा था कि जो टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे है जो सारे पार्टिकल है ना सेम, यानी कि ये जो हाई टेम्परेचर पर जैसे बिहेवियर करते हैं वो ऐसे ही लो टेम्परेचर पे कर देंगे। जबकि हमने एक्सपेरिमेंटली जब इस को करना परफॉर्म किया तो जो हमारे पास लो टेम्परेचर पे कुछ इस टाइप का ग्राफ हमें मिल रहा था। ये समथिंग वैल्यू लाइक हम रूम टेम्परेचर बोल सकते हैं। ये जो कर्व है हमारे पास ये डुलंग एंड पेटिट लॉ के लिए है, ये इसे हम डुलंग एंड पेटिट कर्व बोल सकते हैं। ये हमारी थी एक्सपेरिमेंटल कर्व। तो इन्होंने क्या बताया था कि जो हमारे पास जबकि हमने एक्सपेरिमेंट की जो सभी वो एटम्स हैं वो सेम एक ही जो हमारे पास 3R जो ये स्टेबल कर्व है इसी पर लाई करते हैं। जबकि हमने देखा हाई टेम्परेचर पर तो जो एटम्स है हमारे 3R पर लाई करते हैं, लेकिन जब लो टेम्परेचर्स की बात आई तो उनकी जो वाइब्रेशंस हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करी तो वो कुछ इस टाइप की कर्व आ रही थी। ठीक है, तो ये लॉ हमारा वहां पे फेल हो गया। सेकेंड हमने पढ़ा था एक्सपेरिमेंटल थ्योरी, सॉरी आइंस्टाइन थ्योरी, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट। आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट जो अपने पास एटम्स हैं वो हाई टेम्परेचर पे तो 3R पे ही लाई करते हैं, हाई टेम्परेचर पे 3R पे ही लाई करते हैं, लेकिन लो टेम्परेचर पे वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होते हैं। इस टाइप की कुछ कर्व उन्होंने बताई थी, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होते हैं। लेकिन इसमें भी हमारे पास क्या है, जब हमने एक्सपेरिमेंटली कर्व को मेजर किया तो हमारे पास वो कुछ इस टाइप की कर्व आ रही थी। ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारी शो कर रही है एक्सपेरिमेंटल कर्व को। देखो ये तो हमारी है हाई टेम्परेचर पे 3R के इक्वल हो जाएगी। ये हमारी है आइंस्टाइन कर्व, इसे हम बोलेंगे आइंस्टाइन कर्व, और ये हमारी है एक्सपेरिमेंटल कर्व, एक्सपेरिमेंटल कर्व। तो उन्होंने बोला था कि लो टेम्परेचर पर जो एटम्स है वो हमारे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहे हैं, जबकि हमने एक्सपेरिमेंटली देखा तो डाटा कुछ और आ रहा था। और ये वाला 3R पे, ये हाई टेम्परेचर पे हमारे कहाँ है, 3R पे लाई करेंगे। यहाँ पे अपना CV है और इधर अपना टेम्परेचर है। और जो अपने आइंस्टाइन इन्होंने किसका यूज करके इस थ्योरी को दिया था, अपने पास जो क्वांटम प्लैंक्स थ्योरी है उसका यूज करके, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो इसकी जो लिमिटेशंस आई थी इस मॉडल की उनको ओवरकम किया था डी बाय मॉडल ने। ठीक है, तो इसकी जो हमारे पास लिमिटेशंस क्या थी बेटा, इसकी जो फर्स्ट लिमिटेशन थी वो थी हमारे पास कि जो वाइब्रेशंस है सभी एटम की वो सेम होगी। आइंस्टाइन ने क्या बताया था कि जिस भी फ्रीक्वेंसी से एटम्स वाइब्रेट करेंगे वो फ्रीक्वेंसी सबकी क्या होगी,
सेम होगी, और हर एक एटम्स की वाइब्रेशंस एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगी, वो इंडिपेंडेंट वाइब्रेशंस करेंगे, जबकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारे पास जो एटम होता है वो क्या है, फोर्स फील्ड में बाउंड होता है अदर एटम्स की, तो उसकी जो वाइब्रेशंस है दूसरे एटम्स के साथ इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। तो इस टाइप की जो अपने पास ये थी इसकी लिमिटेशंस थी, उनको ओवरकम किसने क्या किया था, डी बाय ने क्या अपने पास वो किया था, उसने कहा था कि जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंट वाइब्रेशंस नहीं कर सकते, वो जो ए वाइब्रेशंस करेंगे वो हमारी डिपेंड करेगी दूसरे जो एटम्स होंगे उनकी वाइब्रेशंस के साथ, यानी कि वो जो वाइब्रेशंस करेंगे वो कपल्ड वाइब्रेशंस करेंगे। और डी बाय ने क्या एज्यूम किया था, डी बाय ने ये भी एज्यूम किया था कि जो हमारे पास एटम है वो एक इलास्टिक बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है। इलास्टिक बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है मतलब कि जब वो वाइब्रेट करेगा तो वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स टाइप की जो वेव्स होती है वो प्रोड्यूस करेगा। तो इस जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स कैसे बनेंगी, क्या होती है, इनके बारे में मैं अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ, हम डेरिवेशन भी कर चुके हैं डी बाय अप्रोक्सीमेशन, डी बाय मॉडल का, और डी बाय अप्रोक्सीमेशन अब हमें देखना था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे डी बाय अप्रोक्सीमेशन। हमने जो लास्ट क्लास में हमने इसकी डेरिवेशन की थी वो हमारा क्या आया था, तो ये अपने पास क्या आया था, एक्सप्रेशन आया था। देखो डी बाय ने क्या बताया था बेटा, डी बाय ने बताया था कि जो एटम्स है वो इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट नहीं करते, बल्कि वो एक कपल्ड फॉर्मेशन में वाइब्रेट करते हैं, मतलब कि वहां पर हर एक एटम की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी, बल्कि वो एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में लाई करेंगे। तो वही अपने पास ये मोड ऑफ या फिर नंबर ऑफ अपने पास क्या है, ये अपने पास क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन दिस फ्रीक्वेंसी रेंज। यहाँ पे अपने पास ct क्या है, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, एंड cl क्या है, वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है जब वेव हमारी आगे की तरफ मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है और हमारा पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में इस तरीके से वाइब्रेट करता है। ट्रांसवर्स वेव्स कब लाई करती है, जब हमारे पास जो वेव है वो हमारी आगे की तरफ वेरी कर रही है एक्स एक्सिस में, और हमारा पार्टिकल जो है उसके मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहा हो, इस टाइप की वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। और अपनी उसी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में जब पार्टिकल वाइब्रेट करेगा उसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलेंगे। तो अपने पास क्या है, एन म्यू इंटू में डी म्यू इज इक्वल टू में 4πv 2 डिवाइडेड बाय ct क्यूब प्लस में cl क्यूब म्यू स्क्वायर डी म्यू। ये अपने पास एक फ्रीक्वेंसी रेंज है जहां पर ct है वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स एंड cl है अपने पास वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो जो डी बाय के अकॉर्डिंग जो वाइब्रेशंस आएंगी टेम्परेचर के साथ वो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स के रिस्पेक्ट में आएंगी। तो ये हमने मान लिया कि हमारे नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस हैं, ये हमारे पास जो डी बाय फ्रीक्वेंसी है, जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी की मैं बात कर रही हूँ, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में लाई करेंगे, और उस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे डी बाय फ्रीक्वेंसी, और उसे हम म्यू डी से डिनोट करेंगे। तो मान लिया जो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स के लिए कुछ इस टाइप की कर्व आएगी, और लॉन्गिट्यूडनल के लिए कुछ इस टाइप की कर्व आएगी, और ट्रांसवर्स के लिए ये वाली, ये ट्रांसवर्स के लिए, ये लॉन्गिट्यूडनल के लिए। और ये जो वैल्यू है इन दोनों की, ये वैल्यू लाई करेगी किसके रिस्पेक्ट में, हमारी डी बाय फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में। ये वाई एक्स एक्सिस जो कर्व है वो रिप्रेजेंट कर रही है फ्रीक्वेंसी को। तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या है, डी बाय कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या डी बाय फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं इसे हम। तो क्या होगा, 0 से किस रेंज में जा रहे हैं, वो डी बाय फ्रीक्वेंसी की रेंज में, एन म्यू डी म्यू इज इक्वल टू में 3n। ठीक है, ये हमने निकाला था उस दिन। द नंबर ऑफ द पॉसिबल मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन एन म्यू डी म्यू इज इक्वल टू में 4πv 2 डिवाइडेड बाय ct क्यूब माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय cl क्यूब इंटू में म्यू स्क्वायर डी म्यू। ये नंबर ऑफ पॉसिबल हो जाएंगे। इसको हम नंबर ऑफ पॉसिबल ऑफ मोड्स बोल सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 का हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो अपने पास क्या बन जाएगा, 0 से म्यू डी 4πv, इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे 4πv
2 अपॉन में सी टी क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय सी एल क्यूब म्यू स्क्वायर डी म्यू, और ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 3n के। इन दोनों को कंपेयर कर लिया ना हमने, तो अब अपने पास आ जाएगा 4 पाई वी 2 अपॉन में सी टी क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय सी एल क्यूब। ये अपने पास कांस्टेंट टर्म्स हैं, कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर आ जाएंगी तो अपने पास 0 से म्यू डी, अंदर क्या बच गया म्यू स्क्वायर इनटू में डी म्यू, और ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है 3n के इक्वल। अब हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे। अपने पास क्या आ गया 4 पाई वी 2 बाय सी टी क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय सी एल क्यूब। अपने पास आ जाएगा म्यू स्क्वायर डी म्यू था, उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया तो म्यू क्यूब बाय 3, और ये हो जाएगा म्यू से म्यू डी इज इक्वल टू में 3n। हम यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो यहाँ पे म्यू डी आ जाएगा 0 का, तो क्या अब अपने पास आ गया 4 पाई वी 2 डिवाइडेड बाय सी टी क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय सी एल क्यूब। ये अपने पास आ जाएगा म्यू डी क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू में 3n। यहाँ पे हमें क्या है म्यू डी की, हमें रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है, तो म्यू डी या डी बाय फ्रीक्वेंसी बोल सकती हो, इसका रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू, ये अपने पास हो जाएगा इधर पहुंचेगा 9n डिवाइडेड बाय में 4 पाई वी 2 डिवाइडेड बाय सी टी क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय सी एल क्यूब। ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इसे हम ऊपर की तरफ लिख सकते हैं, तो अपने पास आ जाएगा वी डी क्यूब इज इक्वल टू में 9n डिवाइडेड बाय 4 पाई वी इंटू में 2 सी टी क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय सी एल क्यूब रेज टू पावर -1। अब ये 3 उधर जाएगा तो अपने पास आ गया वी डी म्यू डी, ये अपने पास क्या है बेटा म्यू डी फ्रीक्वेंसी है ना, ये म्यू डी इज इक्वल टू में 9n 4 पाई वी, इसकी पावर अपने पास 1/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 सी क्यूब ऑफ टी प्लस 1 डिवाइडेड बाय सी एल ऑफ क्यूब रेज टू पावर -1/3। ये अपने पास आ गया फॉर्मूला किसका डी बाय फ्रीक्वेंसी का। ये अपने यहाँ पास हम इसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, दिस इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और डी बाय फ्रीक्वेंसी, और डी बाय फ्रीक्वेंसी। ये अपने पास आ गई बेटा डी बाय फ्रीक्वेंसी की रेंज। अब अपने पास जो वेलोसिटी है ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल्स, ये जो इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ होंगी, इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ होने के कारण जो अपने पास n बाय वी की वैल्यू आएगी वो 10⁻22 की टर्म में आ जाएगी पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो c की वैल्यू है वो 10⁵, क्योंकि 3 × 10⁻, हम अप्रोक्स बात कर रहे हैं सेंटीमीटर पर सेकंड। तो जो अपने पास मैग्नीट्यूड ऑफ डी बाय फ्रीक्वेंसी है, इन सब की वैल्यू इसमें पुट करने के बाद वो नियर बाय आ जाएगा 10⁻13 पर सेकंड। अब अपने पास ये जो फ्रीक्वेंसी आ गई, ये दिखा रही है कि जो वैल्यू है वो क्वांटिनम वैल्यू हो जाएगी अपने पास, और ये एप्लीकेबल नहीं होगी किसके लिए हाई रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए। कैसे दिस शोज द क्वांटिनम थ्योरी कांट एप्लीकेबल फॉर द हाई फ्रीक्वेंसी रीजन। ये किसके लिए कांट एप्लीकेबल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी रीजन, हाई फ्रीक्वेंसी रीजन मतलब कि ये एक रेंज में हिलाई करेगी हमारा 0 से कहां तक म्यू डी बाय फ्रीक्वेंसी तक। ठीक है बेटा, तो आज ये आपको यहां तक करना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एवरेज एनर्जी और हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पे ये कैसे वर्क करती है डी बाय फ्रीक्वेंसी, या फिर डी मॉडल ने डी बाय ने इनसे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन दी थी वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब तक आपको ये अपना कंप्लीट करके देखना है, इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। टिल देन पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।